राजस्थान आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी करौली में सामान्य हो रहे हालात की। उपद्रव के बाद धीरे धीरे करौली की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। करौली अपनी पुरानी रौनक पाने की ओर चल रही है, लेकिन इस पर सियासी शोर थम नहीं रहा है। और बात होगी ERCP की, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सीएम गहलोत के बीच शुरू हुई बयानबाजी निजी हमले तक पहुंच गई है। और चर्चा करेंगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर की, जिनको कोर्ट से 10 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। और बात होगी देवा गुर्जर हत्याकांड की, जिसमें 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज है, ध्यान से सुनिए। रीट 2022 पर यह बड़ी खबर। रीट 2022 परीक्षा के लिए आवेदन तिथि घोषित कर दी गई है, यानी कब से अप्लाई करना है वो डेट आ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कार्यक्रम जारी कर दिया है 18 अप्रैल से, यानी इसी महीने कुछ दिनों बाद 18 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं, यानी लगभग 1 महीने का समय रहेगा आवेदन करने के लिए। फिर 23 और 24 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रीट 2022 को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री से बेरोजगार भी मिल रहे थे और कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे थे। कार्यक्रम अब आ चुका है, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अभिजीत दवे। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो रीट परीक्षा की नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने एक कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें जो जुलाई के महीने में रीट 2022 प्रस्तावित है, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया की तिथियों का घोषणा कर दी गई है। 18 अप्रैल से यानी कि अगले सोमवार से ठीक 1 सप्ताह बाद से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 18 मई तक चलेगी। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है जो सरकार ने, चूंकि रीट 2021 में जो लेवल 2 का पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उसके तहत उस परीक्षा को रद्द कर दिया था। ऐसे में जो अभ्यर्थी लेवल 2 2021 रीट की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे, वो वापस से जब इस लेवल 2 के लिए रजिस्टर्ड करेंगे तो उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि जो लेवल 1 के लिए रजिस्टर्ड होंगे कैंडिडेट, उन्हें जो निर्धारित शुल्क है 550 रुपए का, वो अदा करना होगा। तमाम विस्तृत जानकारी जो है वो बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है। पूरी जो आवेदन प्रक्रिया रहेगी 1 महीने के बाद, इसके बाद 23 और 24 जुलाई को, माफ कीजिएगा, ये रीट लेवल 2 परीक्षा जो है 2022 ये प्रस्तावित होनी है 23 और 24 जुलाई को। और देखिए, आप इस बार देखिए कि 2 दिनों के लिए ये परीक्षा वो 2 दिनों चलेगी, क्योंकि पिछले 2021 का अनुभव कुछ इस तरीके से रहा था कि एक ही दिन में परीक्षा कंडक्ट कराई थी और करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल की परीक्षा एक ही दिन में दी थी, जिस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर जो है अनियमितताएं और नकल के मामले निकलकर सामने आए थे। तो वो सावधानी बरतते हुए बोर्ड ने इस बार और सरकार ने भी इस बार इस परीक्षा को चरणबद्ध तरीके से कराने का फैसला लिया है। 23 और 24 जुलाई को फिलहाल ये बात सही है अभिजीत। देखिए, रीट से ही फूका बोर्ड रीट के जरिए ही अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करेगा, तो जाहिर तौर पर कुछ विशेष प्रयास की तैयारियां भी होंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। रीट 2021 जब संपन्न हुआ था, उस संपन्न होने के साथ से ही ये सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए थे स्वप्निल, कि 25 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन कराने के लिए कितने बड़े पैमाने पर जो है नेटबंदी आपको करनी पड़ी थी, आपको बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी थी, आपको तमाम तरह की असुविधाएं जो आमजन को हुई थी उसका सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में ये बात उठने लगी थी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर, उससे ठीक पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 हुई थी और वो 3 से 4 चरणों में हुई थी। तो वो उदाहरण जो है वो बोर्ड के सामने आया था और बोर्ड ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी, जिसे सरकार ने व्यवहारिक मानते हुए स्वीकार भी किया था। और अब जो कार्यक्रम जो जारी हुआ है, उस कार्यक्रम में उसकी झलक भी देखने को मिल रही है कि अब 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित होगी रीट परीक्षा 2021, जो 2 लेवलों में होनी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, एक और बड़ी खबर है, लेकिन यह खबर आ रही है सियासी गलियारों से। भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। अब तक का सबसे बड़ा हमला भी कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऊपर से, यानी आला कमान से हिंसा करवाने का इशारा मिला है। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी हिंसा का माहौल बना रही है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आग लगाना ही बीजेपी का काम रह गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर। जो कुछ हुआ, सरकार ने अपना काम किया,
अरेस्ट कर रहे लोगों को, क्यों वहाँ कौन दोषी है उसकी जड़ पे आना चाहिए। ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और इनको ऊपर से इशारा है कि और तो तुम कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में 4 साल तक तो विपक्ष निकम्मा रहा, नाकारा रहा, भूमिका अदा नहीं कर पाया विपक्ष के रूप में। हमारी कमियां भी होगी उसको उजागर करते, कमियों को उजागर करने के बजाय तो सरकार घेराने में लगे हुए थे लोग। इसलिए जब अभी 4 साल कुछ नहीं कर पाए, एक के बाद एक अच्छे बजट आ रहे हैं, तो उसे घबरा करके ऊपर से इनको इशारा किया गया है। अब आपका एक ही रास्ता बचता है, कैसे आप तनाव पैदा करो, किस प्रकार से माहौल खराब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी दुर्योजन करो जिससे कि तुम्हारे चांस बढ़ जाए चुनाव में कामयाब होने के लिए। जनता इस बार कामयाबी इनको होने देगी नहीं। देखिए, करौली में हुए उपद्रव के बाद लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर बीजेपी रही है और वो लगातार इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि बीजेपी के जो आला चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, प्रदेश में आए और उनके आने की वजह से ये आग लगी है। इन्होंने पहले ये हमला बोला था। इसके बाद बीजेपी को लगातार अपने निशाने पर वो रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है, सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स करती है और इन्होंने साफ साफ कहा इस बार की बीजेपी को ऊपर से ही हिंसा करवाने का इशारा मिला है। देखिए, खास बात यह है कि आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कुछ यही बात बोलते नजर आए, जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कहा कि इस बार चुनावों से काफी पहले ही चुनावी रणनीति को बीजेपी अपना रही और उनकी रणनीति है दंगे करवाने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वही हमला आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऊपर से हिंसा करवाने का इशारा मिला है, चुनाव से पहले बीजेपी हिंसा का माहौल बना रही है। और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेता रामलाल जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, आज 2 बड़े हमले हुए हैं बीजेपी के ऊपर। एक तरफ एक मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इस बार चुनावों से पहले ही अपने मुख्य एजेंडा को अभी से लेकर आ गई है, ये उनकी बौखलाहट है। दूसरी तरफ सीएम कह रहे हैं कि आपको आला कमान से यानी ऊपर से इशारा मिला है, हिंसा का माहौल बनाओ। हमें राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की तरफ से इशारा मिला है कि हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता कह रही है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है गहलोत जी की सरकार के अंदर, इसलिए हमारी जनता के इशारे के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर हैं। गहलोत साहब अगर एक शासक की भूमिका के अंदर होते तो हमें पूरा विश्वास उनके ऊपर होता, लेकिन वो तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के अंदर उनको खुशी महसूस होती है। इसी तरीके से इनके मंत्री इस प्रकार का आदेश दे कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने के अंदर मुस्लिम आबादी क्षेत्र की बिजली नहीं काटी जाए, इन्हीं के मंत्री इस बात को लेकिन उससे तो बैक कर गई थी ना, लेकिन उससे तो फिर आदेश का एक संशोधित वर्जन निकाल दिया गया था। नहीं संशोधित, लेकिन भावनाएं तो समझ में आती है ना लोगों को। अब मुख्यमंत्री जी अपने विषय को डाइवर्ट करने के लिए कभी बीकानेर के अंदर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं रखती है। आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप क्लीन चिट दे रहे हो आरोपियों को, दंगाइयों को। वहां इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, पुलिस ने दर्ज एफआईआर के अंदर कहा है कि एक संगठित गिरोह पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से और षड्यंत्र के तहत हमला करता है, एक शांतिपूर्वक निकलने वाली रैली के ऊपर हमला करते हैं और उसके उपरांत दंगाइयों ने आग लगाने की कार्रवाई की और पुलिस के साथ मारपीट करने की कार्रवाई की। रामलाल जी, जांच हो रही है। मैं अभी सवाल को एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। रामलाल जी, देखिए, सरकार ने एहतियातन कुछ जगहों पर मतलब लगभग 16-17 जिलों में धारा 144 लगाई, आप सरकार पर हमला बोलने लगे। लेकिन यही धारा 144 तो यूपी के कुछ शहरों में भी लगी, वहां की राजधानी में भी लगी, इन्हीं त्योहार के बीच में लगी। तो ये एक अजीब सा कदम है, वहां एक सही कदम है, ये कैसे हम समझें? देखिए, राजस्थान शांत प्रदेश रहा है, राजस्थान के अंदर कोई अराजकता का माहौल कभी रहा ही नहीं। लेकिन आप एक समुदाय विशेष को प्राथमिकता दोगे, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करोगे, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, पुलिस की कार्रवाई के अंदर आप विश्वास नहीं करोगे, तो इस तरीके का माहौल बनेगा ही बनेगा ना।
कानून का डर सबके मन में रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अगर कानून का डर किसी के मन मस्तिष्क के अंदर निकल गया तो बाकी बचेगा कौन? तो अगर समय रहते इन लोगों के ऊपर। शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और एक बार फिर सुनिए, आज ये जो बड़ा हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला है, जिस पर रामलाल जी रिएक्शन दे रहे थे, वो हमला क्या है, उनके शब्द क्या थे, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। घबरा करके ऊपर से इनको इशारा किया गया है। अब आपका एक ही रास्ता बचता है, कैसे आप तनाव पैदा करो, किस प्रकार से माहौल खराब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी डिवीजन करो जिससे कि तुम्हारी चांस बढ़ जाए चुनाव में कामयाब होने। और देखिए, अब बात करते हैं करौली की शांति की, जो धीरे धीरे करौली में घर कर रही है, लेकिन सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। करौली 10 दिन बाद देखिए क्या हो रहा है। करौली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। करौली शहर की बात करें तो शहर अपने पुरानी रौनक की ओर लौटता साफ तौर पर महसूस हो रहा है, बल्कि बीते कुछ दिनों में तो एक तेजी देखने को मिली है करौली में शांति बहाली की भी, और करौली के वापस अपने पुराने दिनों की ओर लौटने में भी। अब कर्फ्यू में ढील का समय और बढ़ाया गया है, यानी कल जब सूरज उगेगा तो कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई है, जिसका मतलब यह है कि शांति का सूरज उगा है और अब अपनी रोशनी फैलाना शुरू कर चुका है। कल कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील है, सुबह 9 बजे से ये ढील शुरू होगी, जो कि शाम के 6 बजे तक रहेगी। इस ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। दुकानों में सामान लाने के लिए जो सप्लाई चेन वाले वाहन हैं उनको अनुमति दी गई है शहर में, लेकिन जो अन्य वाहन है, 2 पहिया या चौपहिया वाहन, उन्हें शहर में प्रवेश पर फिलहाल रोक रहेगी। इसके अलावा 10 दिन से इंटरनेट बंद था, अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। स्टूडेंट्स ने इस एक कदम से राहत की सांस ली है। कई तरह की तैयारियां करनी है और कई तरह की चीजें हैं। इसे देखते हुए ये एक बड़ी हलचल है, ये एक बड़ा अपडेट है कि इंटरनेट सेवा को करौली में बहाल कर दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू को 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन अगर आप ढील का समय देखेंगे तो लगातार ढील का समय बढ़ रहा है। और देखिए, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और चूंकि कर्फ्यू है ये तो समझ में आ ही रहा है। धर्मेंद्र, मैं आपके पास, देखिए जैसा कि हमने कहा, करौली अपने पुराने दिनों की ओर अब तेजी से लौट रहा है। उसके कई सारे सबूत हैं, अब जैसे ढील का समय का लगातार बढ़ना, इंटरनेट सेवा को बहाल कर देना। हालांकि ये इंटरनेट वाला जो कदम है उसने करौली वासियों को तो बहुत राहत दी होगी। जी देखिए स्वप्निल, बिल्कुल आपका सही बात है कि इंटरनेट के बगैर आज का जो समय है ना, लोगों को सोचना मुश्किल हो गया। इंटरनेट के बगैर लोग जानकारी नहीं ले रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र परेशान हो रहे हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन करना है, अन्य तरीका की एग्जाम्स के जो आवेदन भरे जा रहे थे उनको समस्या आ रही थी। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो उसमें भी छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही देखें, आज बात करें तो रसद विभाग की जो योजना है, रसद वितरण है, साथ ही सरकारी योजनाओं के आवेदन है, उनका क्रियान्वयन है, उनमें भी काफी फर्क पड़ रहा था। इसके साथ ही बात करें ड्राइविंग लाइसेंस का जो बनवाना है, चाहे वो टेम्परेरी लाइसेंस बनवाना हो या परमानेंट लाइसेंस बनवाना हो, तो इस तरह से काफी तरह की परेशानी आ रही थी। साथ ही लोगों को जो चूंकि कर्फ्यू का समय है तो घर पर समय व्यतीत करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और जब इंटरनेट सेवा बहाली की बात हुई है जो 2 अप्रैल से बंद थी, तो लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। और निश्चित इसके साथ ही ये भी शुभ संकेत है कि जो करौली की दिनचर्या बिगड़ी थी, जो जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी थी, वो भी अब दोबारा से पटरी पर लौटने लगी है। साथ ही बात करें आज जो कर्फ्यू में ढील की बात करें तो वो भी 1 घंटे बढ़ा दी गई है। आज कर्फ्यू की ढील जो दी गई थी वो 8 घंटे थी, और कल मंगलवार को इसे बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया है। कल जो बाजार है वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खोले जाएंगे। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया 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 धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही है कि करौली में जल्द से जल्द शांति बहाली पूरी तरह स्थापित हो जाए और करौली अपनी पुरानी रौनक पर लौट जाए। और इस बीच 10 दिन पहले के खौफ से बाहर निकलकर करौली में जिंदगी सामान्य हो रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन करौली हिंसा पर सियासी शोर थम नहीं रहा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करौली पीड़ितों को न्याय दिलाने की फरियाद के साथ राज्यपाल से मिला। बीजेपी करौली प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहां से पलायन को बड़ा मुद्दा बना रही है। करौली की शांति में सियासी शोर। राजस्थान में इस तरीके की असुरक्षा पहले बहुसंख्यक लोगों में देखने को नहीं मिली थी।
लेकिन पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इस तरीके के अराजक तत्व, जिसमें पीएफआई से लेकर तमाम जो स्थानीय अराजक लोग हैं, वो सिर क्यों उठाते हैं। राज्यपाल के दर पर करौली वाली फरियाद। प्रशासन ने उन लोगों को खड़ा कर दिया जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं था, जिनका जिक्र उन्होंने किया नहीं, और कह दिया पलायन नहीं हुआ। आज एक जगह नहीं, ये राजस्थान के अंदर अगर इन 3 महीनों की बात करूं तो टोंक में, मालपुरा में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, बारां में, झालावाड़ में, छबड़ा में 3 महीनों में अनगिनत ऐसी घटनाएं हो गई। बीजेपी ने करौली से पलायन को बनाया मुद्दा। जो पलायन कर गए हैं उनको धमकाने का, क्योंकि मैंने एक सूची दी 195 लोगों की, उसमें 90% दलित जाटव समाज के लोग हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने बयान कैसे दे दिया। हिंसा और खौफ के करीब 10 दिन बाद करौली शांति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर हमलावर रही बीजेपी राज्यपाल के दर पर पहुंची और करौली के पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। बीजेपी का आरोप है कि करौली में संप्रदाय विशेष के लोग खौफ से पलायन कर रहे हैं, जबकि असली आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक अमूमित दिन है, जो जिले की जो भी सीएलजी की मीटिंग होती है या शांति समिति की मीटिंग होती है, वो सबसे बड़ा सटोरिया है, सरगना अपराधी है। वो खुले में घूम रहा है, ऐसे लोग दर्जनों खुले में घूम रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि शांति बहाली के नाम पर बहुसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है, तो करौली हिंसा के नाम पर धार्मिक आजादी छीनने की भी कोशिश हो रही है। अब तक शायद 156 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें एक ही प्रकार के लोगों को गिरफ्तार करना और 3-3 दिन तक उनकी गिरफ्तारी बताना नहीं, ये मंजर, ये वातावरण आज करौली में बना हुआ है। करौली की इस घटनाक्रम की छाया में पूरे प्रदेश भर में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत सारे जिलों में धारा 144 इंपोज की जाती है, और केवल इतना नहीं, आम लोगों पर भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 107, 116 के नोटिस दिए जाते हैं। राज्यपाल से मिलने वाले बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस और उनसे जुड़े लोगों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताकर सीधे सीएम गहलोत पर निशाना साधा। करौली की घटना से तुष्टीकरण का जो नकाब उजागर हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ये अक्सर पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की नीति और नीयत को बिल्कुल नंगा करके जनता के सामने खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को हुई करौली हिंसा में इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी के 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया समेत 5 सांसद भी शामिल रहे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल करौली जाएंगी। प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर सकती हैं। करौली सांसद मनोज राजौरिया भी उनके साथ रहेंगे। जिला प्रशासन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हालात का फीडबैक भी लेंगी। प्यास पर पर्सनल हुई जंग। क्या ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी का मुद्दा 2023 में राज्य की सियासत को प्रभावित करेगा? क्योंकि ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सीएम गहलोत के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब ट्विटर के जरिए निजी हमलों तक पहुंच गई है। सीएम ईआरसीपी के मुद्दे पर शेखावत समेत देश के पीएम पर
वार कर रहे, तो शेखावत इसे गहलोत की सियासी भड़ास बता रहे। ईआरसीपी पर ट्वीट वाली जंग। ईआरसीपी पर लड़ी जाएगी 2023 वाली जंग। 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम काहे के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन माने जाने वाली ईआरसीपी का इंतजार प्रदेश की एक बड़ी आबादी सालों से कर रही है। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुद्दा उठा, लेकिन तय लग रहा है कि 2023 की जंग ईआरसीपी के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी, क्योंकि जयपुर में जल मिशन के कार्यक्रम से शुरू हुई बयानबाजी का दौर ट्विटर पर शुरू होने के बाद अब निजी हमले तक पहुंच गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का यह ट्वीट इसकी बानगी है। उनकी तरह उनकी राजनीति का तरीका अप्रासंगिक हो चुका है। उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं। गजेंद्र सिंह इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने ईआरसीपी मुद्दे पर खुद को घेरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर निजी वार किए। श्री अशोक गहलोत जी के बयानों में मुझे जोधपुर में उनके पुत्र की हार की खींच सुनाई देती है। वे आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का परिणाम नहीं भूल पाए हैं, जिसमें जनता जनार्दन ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था। हालांकि सीएम गहलोत ने भी ईआरसीपी के मुद्दे पर गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरा, लेकिन उनके ट्वीट में निजी हमले से ज्यादा राजस्थान के हित की बात थी। यह समझ से परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा? यह स्थिति तो तब है जब यहाँ के सांसद ही जल शक्ति मंत्री हैं, पर वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। #ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ। इससे पहले सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर तंज कसते हुए उनसे पूछा कि कैसे मंत्री हैं कि वो राजस्थान को उसका हक नहीं दिलवा सकते। जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। खास बात यह है कि सीएम गहलोत अब प्रदेश से लेकर केंद्र तक इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मन बना चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने #ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। सीएम ने अपने एक पर एक ट्वीट कर जहां पहले ये बताया कि ईआरसीपी राजस्थान की बड़ी आबादी के लिए क्यों जरूरी है, तो अगले ट्वीट में उन्होंने राज्य स्तर पर इसे पूरा करने में आने वाली बाधा के बारे में भी बताया। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनकी पूरी सरकार को एक कार्यक्रम के दौरान ये साबित करने की चुनौती दी थी कि पीएम ने 2018 में इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का भरोसा दिया था। अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हो गई। मामला प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ा है। पानी की कमी से जूझते मरुधरा में अगर ईआरसीपी चुनावी मुद्दा बन जाए तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके भरोसे कांग्रेस बीजेपी की धर्म वाली सियासत को चुनौती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे भीलवाड़ा में ठाकुर जी की बारात में क्यों हुआ बवाल।